नॉवेल तुझ पे दिलहारा, राइटर तूबा सिद्दीकी, एपिसोड नंबर 28। एक साल बाद बालाज ऑफिस से घर लौटा तो रोने की आवाज़ पर उसके कदम खुद ब खुद सरवर शाह के कमरे की तरफ उठे। 3 माह का नन्हा सा वजूद बेड पर लेटा ज़ारों की तार रो रहा था। बालाज फ़ौरन उसकी तरफ बढ़कर उसे गोद में उठा गया। हयात, हयात। बालाज ने गुस्से से हयात को आवाज़ लगाई और तो वो भागते हुए कमरे में आई। आ गई भाई, आ गई, हयात ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ये क्या तरीका है? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि इसे रोने नहीं दिया करो। इसके रोने की आवाज़ शाहविला में नहीं गूंजनी चाहिए। तुम कब समझोगे मेरी बात? बालाज ने खफकी से कहा। सॉरी भाई, इसकी फीडर बना रही थी, हयात ने नजरें झुकाए कहा। नैनी कहाँ है इसकी? तुम इसे अकेला छोड़कर क्यों गई? इतने छोटे से बच्चे को अकेला छोड़ते हैं क्या? बालाज का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। इस नन्हे वजूद के रोने पर वो ऐसे ही गुस्सा होता था। उसका रोना बालाज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। नैनी छुट्टी पर है आज, हयात ने जवाब दिया तो बालाज ने 3 माह के नन्हे से वजूद को हयात को थमाया। आइंदा मुझे इसके रोने की आवाज़ ना आए, बालाज कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। 3 माह के नन्हे अरहम में बालाज शाह की जान बसती थी। 3 माह पहले हयात ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। जब बालाज ने उसे अपनी गोद में पहली बार लिया तो उसकी आंखें छलक पड़ी थी। जरीशा की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। बालाज ने उसका नाम भी खुद रखा था और तब से उसमें बालाज की जान बसने लगी थी। अरहम का ज़रा सा रोना बालाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा देता था। बालाज 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी वैसा ही था। जरीशा की यादों को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। किसी से बात ना करना और आज भी अपनी जीची का इंतज़ार करना। शबाना अरहम की पैदाइश के बाद लंदन चली गई थी। बालाज की तल्ख ज़िंदगी उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो बीमार भी रहने लगी थी, जिसको देखते हुए सरवर शाह ने उन्हें अपने दोस्त के पास लंदन भेज दिया था। ये मेरा शेर, आ जाओ शाबाश बाबा के पास। आहिल कमरे में बैठा अपने 9 माह के बेटे को चलना सिखा रहा था, जिस पर मनीहा हमेशा की तरह मुँह बनाए बैठी थी। आहिल और मनीहा को भी अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा था, जिसने उनकी ज़िंदगी में खुशियों को दोबाला कर दिया था। नन्हा अमाद सबकी जान था। 9 माह का होने के बावजूद वो अभी से बहुत ज़्यादा एक्टिव था। चंद दिन पहले उसने सहारा लेकर खड़ा होना शुरू किया था। बस फिर क्या था, आहिल रोज़ उसे किसी चीज़ के सहारे खड़ा कर देता और फिर उसके पसंद के खिलौने दिखाकर उसे अपनी तरफ बुलाता। 2 बार अमाद गिर भी गया। तब से मनीहा जब आहिल उसे चलना सिखाने लगता तो मुंह बना लेती। उसके हिसाब से आहिल ने उस मासूम बच्चे पर जुल्म कर रहा था। आहिल बस कर दें प्लीज़, वो गिर जाएगा, मनीहा चिढ़कर बोली। अरे नहीं गिरेगा, तुम देखना, मैं कुछ ही दिनों में इसे चलना सिखा दूंगा। आहिल का सारा ध्यान अमाद की तरफ था। आहिल आपको इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो वो सिर्फ 9 माह का है, मनीहा ने फिर कहा। हाँ तो जब ही तो कह रहा हूँ, सोचो हमारा बच्चा चलना कितनी जल्दी शुरू करेगा तो पूरे घर में भागा भागा फिरेगा। हम इसके पीछे पीछे भागेंगे, कितना मज़ा आएगा। आहिल ने मुस्कुराकर कहा तो मनीहा ने गहरी सांस ली। आहिल को समझाना फजूल था। हयात कब आएगी रुकने? मनीहा ने सवाल किया तो आहिल ने अमाद को गोद में लिया तो और मनीहा की तरफ मतवजे हुआ। ये उसकी आदत थी, जब मनीहा उससे कोई बात करने बैठती थी तो वो पूरी तवज्जो मनीहा की तरफ देता था, फिर चाहे वो कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो। रुकने का तो मुश्किल है, कह रही थी कि सुबह से शाम तक के लिए आएगी इस हफ्ते को। फिर भी मैंने कहा है कि एक दिन के लिए तो आ जाओ, आहिल ने जवाब दिया तो मनीहा ने इस बात में सर हिलाया। बालाज भाई की वजह से नहीं आती ना वो। मनीहा ने आहिल को देखा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अरहम के बिना बालाज भाई का गुजर नहीं होता। उन्हें घर और काटने को दौड़ने लगता है। अरहम की पैदाइश के बाद से तो वो थोड़ा जल्दी घर आने लगे हैं, वरना उन्होंने अपनी ज़िंदगी का क्या हाल कर लिया हम सभी जानते हैं। आहिल ने अफसरदगी से कहा। काश ये सब ठीक हो जाए, काश जरीशा भाभी सच में ज़िंदा हो, और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह ताला बालाज भाई की ज़िंदगी में कोई और लड़की भेज दे। उनका दुख देखा नहीं जाता। आपने देखे जरीशा भाभी के नाम पर ही उनकी आंखों में नमी उतर आती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मर्द भी एक औरत की मोहब्बत को रोक बना लेते होंगे। मनीहा की बात पर आहिल हल्का सा मुस्कुराया। महरम मोहब्बत का जज्बा बहुत पाक होता है मनीहा, और जिस तरह भाभी ने आकर बालाज भाई की ज़िंदगी संवारी थी, उसके बाद से उनसे इतनी शिद्दत की मोहब्बत तो लाजमी थी ना। मर्द जब मोहब्बत करता है ना तो फिर उस मोहब्बत में हर हद से गुजर जाता है। रही बात कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए तो ये नामुमकिन सा ही लगता है। बालाज भाई कभी भी भाभी की जगह किसी को नहीं देंगे। आहिल की बात पर मनीहा ने भी इत्तफाक किया। और जुहान अदा? मनीहा ने जुहान के बारे में पूछा। सरवर बता रहा था कि काफ़ी अच्छी रिकवरी चल रही है, बचने की उम्मीद तो नहीं थी, मगर अल्लाह जिससे चाहे ज़िंदगी दे। आंटी अब खुद वहीं रहकर जुहान अदा का ख्याल रख रही हैं, इंशाल्लाह जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आहिल ने बताया। शुक्र है अल्लाह का, वाकई अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी बख्शी। ये सब इंस्पेक्टर शहराज और रैनी की बदौलत मुमकिन हो पाया, आहिल ने मनीहा की बात पर कहा। 1.5 साल पहले जिस दिन ये हादसा हुआ था, जुहान को गोलियाँ लगी थी और सबने ये यकीन कर लिया था कि जुहान मर चुका है। तब एनी ने वहाँ जुहान के करीब बैठकर उसकी नब्ज़ चेक की थी, जो बहुत मध्यम चल रही थी। सांसें भी इतनी मध्यम थी कि कोई देखकर अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि जुहान सांस ले रहे। एनी ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए जल्द से जल्द सर्द खाने का बोलकर जुहान की बॉडी को वहाँ से हटवाया था। भरोसा नहीं था अहमद शाह फिर कोई हमला करवा देता। ये खबर एनी और शहराज ने किसी को नहीं दी थी। सब यही समझे थे कि जुहान नहीं रहा।
वैसे भी उस वक्त सरीशा के साथ हुए हादसे की वजह से सरवर और बालाज उसमें मसरूफ़ थे। एनी और शराज उसे फ़ौरन हस्पताल लेकर गए थे, मगर इस तरह जैसे वो कोई डेड बॉडी हो। जब तक उन्हें ये यकीन नहीं हो गया कि ज़ोहान बच के, उन्होंने ये खबर किसी को नहीं दी थी। सरवर को भी ये खबर 3 दिन बाद पता लगी थी। जब उसकी डेड बॉडी का सवाल शबाना ने किया तो उन लोगों ने झूठ बोला कि आर्मी वाले उसकी बॉडी ले गए हैं, लेकिन जब ज़ोहान की हालत ख़तरे से बाहर हुई तब उन्होंने ये खबर सबको दी। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से ज़ोहान को लंदन शिफ्ट करना पड़ा। उसका बाकी का इलाज वहीं चल रहा था। शबाना अरहम की पैदाइश के फ़ौरन बाद लंदन चली गई थी। सबके लिए यही बहुत था कि ज़ोहान ज़िंदा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़ोहान के लिए मौजज़ा किया था, बालाज उसी पर यकीन रखकर ज़रीशा के लिए भी मौजज़े के इंतज़ार में था। नोटिंग हॉल में वाक़ प्रोटोबेलो रोड पर मामूल की गहमा गहमी थी। ये लंदन का ऐसा इलाका था जो अपनी मार्केट और कल्चर की वजह से मशहूर था। रंग बिरंगे बने मकानात जिनके नीचे मार्केट की शॉप थी। रात का वक्त होने के बावजूद भी लोगों की चहल पहल ने माहौल को गर्म कर रखा था। वो खामोशी से अपने डैड से नज़र बचाते घर से बाहर निकली, जहाँ उसकी साइकिल खड़ी थी। ब्लू कलर की जीन्स के साथ पर्पल कलर का घुटनों तक आता टॉप, जिसके ऊपर उसने बिस्किटी कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। चूंकि सर्दी अच्छी खासी थी तो पैरों में स्नीकर्स और सर पर टोपा पहन रखा था। उसने हाथों में हाफ ग्लव्स पहने, चेहरे पर मास्क लगाया और साइकिल लेकर रोड पर निकल गई। रात के वक्त उस ठंडी ठार सर्दी में उसे साइकिलिंग का बेहद शौक था। उसके डैड उसे सख्ती से रात के टाइम निकलने से मना करते थे और दिन में भी उसे अपनी मॉम के अलावा किसी के साथ अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ये नया शहर था, नया इलाका था। और 6 माह पहले ही फ्रांस से यहाँ शिफ्ट हुए थे। ऐसे में अपनी प्यारी बेटी पर वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते थे। वह साइकिलिंग करती रोड पर घूम रही थी, नज़रें आसपास के नज़ारे देखने में मसरूफ़ थी। मार्केट्स में भी अभी भी रश था, कैफ़े में भी लोगों की आमदोरफ्त लगी हुई थी। वह सब जगह घूमती घामती 1 घंटे बाद वापस अपने घर के सामने मौजूद थी। जिस खामोशी से वह साइकिल लेकर निकली थी, उसी खामोशी से उसने साइकिल खड़ी की और दबे पाँव घर में दाखिल हुई। 3 कमरों पर मुश्तमिल वो एक छोटा सा घर था। 2 बेडरूम, साथ एक हॉल नुमा रूम, जिसके अंदर ही किचन मौजूद था। ऊपर एक छत थी जिसका आधा हिस्सा ग्रीन नेट से ढका हुआ था। वो दबे पाँव हॉल से निकलती अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रोमी, डैड की आवाज़ पर उसने ज़बान दांतों तले दबाकर आंखें ज़ोर से मीची। यस डैड, वो मुस्कुराते हुए पलटी। हमेशा की तरह उसके डैड आज भी उसे रंगे हाथों पकड़ चुके थे। नवीद हाशमी साहब अपनी 19 साला बेटी को खफकी से देखने लगे। डैड, ऐसे तो नहीं देखे, मैं अभी 10 मिनट के लिए तो गई थी और देखें वापस भी आ गई। रोज़ वाला बहाना। नवीद साहब नफ़ी में सर हिलाने लगे। आप पूरे 1 घंटे और 8 मिनट बाद घर आई हैं। आप क्यों भूल जाती हैं? मैं आपसे कभी गाफिल नहीं रहता। उन्होंने शिकायती नज़रों से अपनी बेटी को देखा तो वो मुस्कुराकर उनके पास आकर बैठी। कम ऑन डैड, मैं कहीं दूर नहीं गई थी, आसपास ही थी। और आपको पता है ना, मुझे रात में इस सर्दी के मौसम में साइकिलिंग का कितना शौक है। मैं मजबूर हूँ अपने शौक के हाथों। रोमी ने कंधे उचकाकर कहा। बेटा, ये नई जगह है, हमें सिर्फ 6 माह तो हुए हैं यहाँ, हम किसी को जानते भी नहीं हैं। आप कहीं खो गई तो हम क्या करेंगे? उन्होंने रोमी के गिर बाजू फैलाते कहा। ओ डैड, मैं कहाँ घूमूंगी? मैं कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी हूँ, पूरे 19 साल की हो गई हूँ। उसने 19 को लंबा करके कहा तो नवीद साहब मुस्कुराए। जी जी, आप बहुत बड़ी हो गई हैं, मगर आप अपने डैड के लिए उनकी छोटी सी डॉल ही रहेंगी। नवीद साहब उनकी बात पर वो खिलखिलाई थी। ये तो मैं जानती हूँ, मैं 30 साल की भी हो जाऊँगी, आप तब भी यही बोलेंगे। मगर जब आप 30 साल की होंगी तब तक तो आप अपने हस्बैंड के घर होंगी, हमारे पास थोड़ी होंगी। नवीद साहब ने छेड़ा। नो वे डैड, मैं ये शादी वादी कभी नहीं करूँगी। हाँ, अगर मीर बालात शाह जैसा कोई हैंडसम बंदा मिल गया तो शायद सोचूं शादी के बारे में, उसने इतराते हुए कहा। तो नवीद साहब हंस पड़े थे। लड़कियों की क्रश एक्टर्स कैरेक्टर्स पर होते हैं और आपने अपना क्रश मीर बालात शाह को बनाया हुआ है। नवीद साहब ने हंसते हुए कहा। डैड, आप पर्सनैलिटी भी तो चेक करें ना, वो कितना हैंडसम है। अच्छे से अच्छों को मात देती है उसकी पर्सनैलिटी और उसके हाथों की उभरी नसें। हाय, मैं तो कुर्बान जाऊँ उस पर। रोमी ने दिल पर हाथ रखकर कहा तो नवीद साहब फिर हंसने लगे थे। 1 साल पहले ही ऐसे उसने एक मैगज़ीन में मीर बालात शाह की तस्वीर देखी थी जो उसके इंटरव्यू के साथ छपी थी। चूँकि मीर बालात शाह बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह था, इस वजह से उसके इंटरव्यूज़ बाहर ममालिक के मैगज़ीन्स में शाया होते थे। तब रोमी ने उसकी एक तस्वीर देखी थी और बस तब से वो मीर बालात शाह की दीवानी हो गई थी। उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ने उसके दिल को अपने बस में कर लिया था। बालात शाह रोमी का वन एंड ओनली क्रश बन गया था, जिससे मुलाकात उसके लिए ख्वाब जैसी थी। उसने बालाज के कई पोस्टर्स बनवाकर अपने रूम तक में लगवा रखे थे। बालाज शाह से मुलाकात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बन गया था। उसने सुना था बालाज शाह बहुत गुसीला और अकड़ू है, मगर फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में एक बार मीर बालाज शाह से मिलना चाहती थी। मगर वो ये भी जानती थी कि ये नामुमकिन सा है। भला दी ग्रेट मीर बालाज शाह एक छोटे से एरिया में रहने वाली एक मामूली सी लड़की से कैसे मिल सकता था? मगर बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। बहुत जल्द उसका ख्वाब हकीकत का लिबादा ओढ़े उसके सामने आने वाला था और उन दोनों की मुलाकात उन दोनों की ज़िंदगी को पलट कर रख देना था। रमेसा, जिसको सब प्यार से रोमी कहते थे, अपने रूम में आकर उसने अपने स्नीकर्स, कोट और टोपा उतारा। काले स्याह घने बाल जिसके शोल्डर से थोड़ा सा नीचे आते थे बिखर गए। उसने एक पोनी लेकर ऊंचा करके अपने बालों को कैद किया। उसे खुले बालों से सबसे ज़्यादा उलझन होती थी। अपना आप आईने में देखा। इसमें कोई शक नहीं है रोमी, अल्लाह ताला
ने बनाया तो तुम्हें बहुत प्यार है, बस एक मीर बालादशाह जैसा बंदा मिल जाए तो लाइफ सेट है। रूमी ने आईने में उसने बालादशाह को के लगे पोस्टर को देखकर कहा। बालादशाह के पोस्टर को देखकर उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। एंग्री यंग मैन, काश कभी तुम मेरे ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में मेरे सामने आ जाओ। हाय, मैंने तो खुशी से मर जाने। रूमी ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग करते अपना चेहरा हाथों में छुपाया। बहुत जल्द मीर बालादशाह से मिलने की उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। वो वाकई में उसके ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत का आईना बनकर उसके सामने आने वाला था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हयात ने आयशा से गले मिलते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो बेटा, सरवर नहीं आया? आयशा ने पूछा। नहीं अम्मी, उन्हें जल्दी कहीं पहुंचना था इसलिए बाहर से बाहर ही चले गए, रात में आएंगे, हयात ने जवाब दिया। आयशा ने अरहम को गोद में लेकर प्यार किया। भाई भाभी कहाँ हैं? हयात ने पूछा तो आहिल और मनीहा मात के साथ नीचे उतर कर आए। यही हैं, हमने कहाँ जाने, गायब तो तुम रहती हो, हमारी याद कहाँ आती है तुम्हें? आहिल ने उसे गले लगाकर कहा। ऐसी बात नहीं है भाई, आप सब जानते तो हैं। कैसी हैं भाभी? हयात आहिल को जवाब देकर मनीहा से गले मिली और उसकी गोद से मात को लिया। ओ मेरा छोटा सा शहजादा, कैसा है मेरा बच्चा? हयात ने ज़ोर से उसके दोनों गालों को चुमा तो वह खिलखिला कर हंसा। हयात वहीं बैठी सबके साथ बातें करने लगी। वक्त के साथ वह काफ़ी समझदार हो चुकी थी। जरीशा के जाने के बाद उसने खुद को बहुत तब्दील कर लिया था। कुछ हालात का भी असर था कि वह पहले वाली शरारती से हयात नहीं रही थी। हाँ, अलबत्ता सरवर शाह को सताना उसकी ज़िंदगी का अवलीन फ़र्ज़ था जिसे वह आज भी पूरे शौक़ से निभाती थी। हयात बेटा, एक रात तो रुक जाओ ना, तुम अरहम के होने की बाद से बिल्कुल रुकने नहीं आई हो। आयशा ने हयात से कहा तो वह नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। नहीं अम्मी, बालाज भाई अरहम को देखे बिना परेशान हो जाएंगे, आप जानते हैं ना उनकी अटैचमेंट। हयात ने जवाब दिया। मैं बात करूं बालाज भाई से? आहिल ने इसरार किया। सबके बहुत ज़िद पर हयात एक रात रुकने के लिए तैयार होगी। आहिल ने बालाज से खुद कॉल करके हयात के रुकने का पूछा, जिस पर उसने कहा था कि वो जब चाहे जितने चाहे दिन वहाँ रुक सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक रखती है। सरवर शाह ने भी उसे रुकने की इजाज़त दे दी थी तो हयात एक रात के लिए रुक गई थी। बालाज देर से शाहविला लौटा था। अरहम घर पर नहीं था, ये बात उसे पता थी, इसलिए वो देर से ही घर आया था। बालाज सीधा लाइब्रेरी में गया। उस पर हसना की किताब मेज़ से उठाई, टिशू बॉक्स से टिशू निकाल कर उसे साफ़ किया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसे तरह वापस रख दी। ये रोज़ का मामूल था। 1.5 साल हो चुका था जरीशा को गए, मगर उसने उसकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा था। सब वैसा ही था जैसा जरीशा छोड़ कर गई थी। वह दुपट्टा आज भी बालाज के हाथ पर बंधा हुआ था। बालाज रूम में आया और सिगरेट निकाल कर लबों से लगाई और बेड के सहारे ज़मीन पर बैठ गया। नजरें सामने दीवार पर लगी जरीशा की तस्वीर पर थी, जो उसने साल पहले बड़े से फ्रेम में लगवाई थी। मेरी तड़प नहीं पहुंच रही ना तुम तक जीशी? तुम्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है ना? कहाँ चली गई हो जीशी, क्यों नहीं लौट आती? तुम्हारा शाह आज भी पल पल तुम्हारा मुंतज़िर है। ये आंखें तुम्हें देखने को तरस रही हैं जीशी, इन उंगलियों को तुम्हारे बालों को छूने की तमन्ना है, ये कान तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुनने को बेताब है। मत सताओ जीशी, प्लीज़ लौट आओ, ये तन्हाई मुझे ख़त्म कर रही है। तुम्हारा शाह पल पल मर रहा है जीशी, इन सांसों के थमने से पहले लौट आओ, प्लीज़ लौट आओ जीशी, प्लीज़ लौट आओ। बालाज ने बहती आंखों से जरीशा की तस्वीर को देखकर कहा। वह सिगरेट पर सिगरेट से पिए जा रहा था, मगर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रात के 2 बज रहे थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार 3 बजे थक हार कर बालाज ने गाड़ी की चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकल गया था। रात के 3 बजे डोरबेल की आवाज़ पर सबकी आंख खुल गई थी। इस वक्त कौन आ गया? आहिल नीचे आया। मनीहा, हयात और आयशा भी बाहर आ गई थी। आहिल ने दरवाज़ा खोला तो सामने बालाज खड़ा था। बालाज भाई आप? आहिल शॉक्ड हुआ। वो मैं अरहम से मिलने आया था, बस 10 मिनट, फिर चला जाऊँगा, बालाज ने कहा तो आहिल ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। बालाज भाई, ये भी आपका घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं, जितनी देर चाहें रुक सकते हैं। आहिल की बात पर उसने मध्यम सा बात में सर हिलाया। हयात अरहम को लेकर आई, जो अभी तक जाग रहा था। 2 घंटे की नींद लेकर वो अभी कुछ देर पहले ही जागा था। बालाज ने अरहम को हयात की गोद से लिया और उसका माथा चूमा। बालाज का लम्स महसूस करके अरहम भी अपने हाथ पाँव हिलाने लगा। मैं से कुछ देर अकेले, बालाज कहते कहते रुका। आप इस रूम में ले जाएं भाई। हयात ने उसे डाइनिंग रूम की तरफ इशारा किया तो वो अरहम को लेता वहाँ चला गया। आप लोग सो जाएं, मैं देख लूँगी, हयात ने कहा तो आहिल ने नामे गर्दन हिलाई। मनीहा, तुम बालाज भाई के लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करो। हयात, हम सब जाग रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है, रिलैक्स, आहिल ने कहा तो वो भी खामोश हो गई। वो लोग वहीं हॉल में बैठ गए। बालाज अरहम को सोफे पर लेटाए उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। कभी उसके हाथों को चूमता, कभी पैरों को, कभी माथे पर बोसा देता। बालाज ठीक 10 मिनट बाद बाहर आया तो सब हॉल में थे। बालाज ने अरहम हयात को दिया। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। भाई चाय? बालाज कहकर जाने लगा तो मनीहा ने रोका। फिर कभी, बस एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। हयात ने आंखों में आई नमी को साफ़ किया। काश भाभी आ जाएं, कहीं से भी आ जाएं, बस आ जाएं, हयात कहती अरहम को सीने से लगाए कमरे में चली गई। जबकि आहिल, मनीहा और आयशा के पास बोलने के लिए अल्फाज तक नहीं थे। वह सिर्फ बालाज के लिए दुआ कर सकते थे कि अल्लाह ताला उसे सब्र दे। बालाज ऑफिस रूम में बैठा था तब मैमूना उसके केबिन में आई। सर, मैं कम इन? यस। बालाज ने मैमूना के पूछने पर एक लफ्ज़ी जवाब दिया।
सर फ्रांस में जिस प्रोजेक्ट की डीलिंग चल रही थी वो कामयाब हो गई। आपको 2-3 दिन में ही मीटिंग अटेंड करने के लिए फ़्रांस जाना होगा। मैमूना ने एक फ़ाइल उसके सामने रखते हुए तफसील बताई। बालाज मतवजह हुआ। दैट्स रियली ग्रेट, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है। आप 3 दिन बाद की मीटिंग डन करें। और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से वर्कर्स काम कर रहे थे? बालाज ने सवाल किया। सर मैं इस प्रोजेक्ट को ऑन कर रही थी, बाकी इसमें मेरे साथ सवीरा, नदीम, रायका और आयशा काम कर रही थी। मैमूना ने तफसील बताई। ठीक है, आप नदीम को बोलिए वो मेरे साथ जाने की तैयारी करें। बालाज ने कहा तो मैमूना ने नाम में गर्दन हिलाई। सर 2 दिन बाद नदीम का निकाह है, उन्होंने पहले से ही आपसे ऑफ लिया हुआ है, वो नहीं जा सकते। आप कहें तो मैं साथ चल सकती हूँ आपके साथ। मैमूना ने कहा तो बालाज सोच में पड़ गया। इतने में अरूश कमरे में रूम में दाखिल हुई थी। सर आई एम कम इन, मे आई कम इन? यस मिस अरूश कम। बालाज ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। सर ये सारी फाइल्स रेडी हैं। उसने सारी फाइल्स बालाज के सामने रखी जो बालाज ने उसे 2 घंटे पहले अरेंज करने के लिए दी थी। गुड। मिस अरूश आपका पासपोर्ट बना हुआ है? बालाज ने सवाल किया तो मैमूना हैरत से बालाज को तो कभी अरूश को देखने लगी। नहीं सर, पासपोर्ट तो नहीं है, अरूश ने जवाब दिया तो बालाज ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, आप मुझे शाम तक जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो ला कर दें ताकि मैं आपका पासपोर्ट और वीज़ा बनवा सकूँ। आप परसों मेरे साथ एक अहम मीटिंग के लिए फ़्रांस चल रही हैं। बालाज की बात पर मैमूना को झटका लगा। सर अरूश कैसे जा सकती है? उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो इतना अटक कर बोलती है, वो कैसे करेगी ये सब? मैमूना की बात अरूश को भी ठीक लगी थी। मिस मैमूना, मैं इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं चला रहा। कोई किस एबल है और कौन किस एबल नहीं है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आप मुझे मत सिखाएं और आइंदा मुझे टोकने की गलती मत करिएगा। अरूश पढ़ सकती है, कोर्स अरेंज कर सकती है और इसमें बेहतरीन तब्दीली भी कर सकती है। रही प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन तो मिस अरूश, ये रही फ़ाइल, आप इसे अच्छे से स्टडी कर लें। बालाजी मैमूना को जवाब देकर फ़ाइल अरूश की तरफ बढ़ाई। ओके सर। अरूश ने फ़ाइल ले ली और बालाज ने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का कहा था वह सबा के हाथ मंगवा लिए थे। अब बस उसे घर जाकर अपनी अम्मी को मुतमईन करना था जो फ्रांस का सुनकर ही परेशान हो जाती। मगर अरूश बालाज को इनकार नहीं कर सकती थी। उसकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था। बालाज ने उसे काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दी हुई थी। उसके घर के मामलात बहुत अच्छे चल रहे थे। ऐसे में वो बालाज को इनकार करके अपनी जॉब पर रिस्क नहीं ले सकती थी। मॉम, आपको फ्रांस अच्छा लगा या लंदन? रोमी ने सवाल किया। वो अपने मॉम के साथ मार्केट तक गई थी। अब वो वापस घर की तरफ लौट रहे थे। दोनों ही अच्छे हैं, बट पाकिस्तान की जो बात है ना वो कहीं भी नहीं है। अपना मुल्क अपना ही होता है। नरमीन ने जवाब दिया तो रोमी ने इस बात में सर हिलाया। वो मुस्लिम कल्चर हेरिटेज सेंटर अलमनार के सामने से गुजर रहे थे जहाँ से असर की अजान की आवाज़ आ रही थी। रोमी लम्हे भर रुकर अलमनार को देखने लगी। क्या हुआ रोमी, चलें बेटा? नरमीन की पुकारने पर वह एकदम किसी ख्याल से आई थी और फिर वापस नरमीन के हम कदम चलने लगी थी। उसने एक बार फिर पलटकर अलमीनार की तरफ देखा। अजान की आवाज़ दूर होती जा रही थी। वह सर झटकती फिर से अपनी मॉम से बातों में मसरूफ़ हो गई। कुछ था जो उसे खींचता था, कोई अजीब सी कशिश थी जो वह अजान की आवाज़ में महसूस करती है मगर समझने से कासिर है। अरूश मेरा बच्चा, तुम इतनी दूर दूसरे मुल्क अकेले कैसे जाओगी? अरूश की अम्मी उसके जाने का सुनकर परेशान हो गई थी। अम्मी कुछ नहीं होगा, 2 दिन की बात है, फिर वो वापस आ जाऊंगी। मैं बलात सर को मना नहीं कर सकती अम्मी, आप खुद देखें कितने अच्छे मामलात चल रहे हैं। वो नाराज़ हो जाएंगे और जॉब से निकाल दिया तो मुझे से अटक अटक कर बोलने वाले को कौन जॉब देगा? अरूश ने मायूसी से कहा। अरूश तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो बेटा। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें सही बोलने की सलाहियत नहीं दी तो उसके बजाय कितनी और सलाहियतें भी तो दी हैं। तुम्हें कितना ज़हीन बनाया है, ऐसे मायूस नहीं होते। तुम जाने की तैयारी करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। अरूश की अम्मी ने उसे अपने साथ लगाकर कहा। अरूश पैदाइशी ऐसी नहीं थी, वह बचपन में बिल्कुल साफ बोलती थी मगर जब वह 10 साल की थी तो एक बार घर में लगने वाली आग के खौफ से ने उससे सही बोलने की सलाहियत छीन ली थी। आग का खौफ उस पर इतना तारी हो गया था कि वह कहीं भी आग देखती तो ज़ोर से रोने लगती। उसके वालिदैन ने कई जगह उसका इलाज करवाया मगर कोई फ़ायदा ना हो सका। तब से अरूश की ज़बान ऐसी हो गई थी कि वह अपना जुमला मुकम्मल करने के लिए वक्त लेती थी। अल्फाज खुद ही उसकी ज़बान से अटक अटक कर निकलते थे। अपनी अम्मी को मुतमईन देखकर वो भी मुतमईन हो गई थी और वैसे भी 2 दिन की तो बात थी। 2 दिन बाद उसने वापस आ जाना था मगर ये दिन उसके दिल की दुनिया बदलने वाले थे। अगले रोज़ ही बालाज उसका पासपोर्ट और वीज़ा अरूश के हवाले कर चुका था। कल शाम 7 बजे की फ़्लाइट थी तो उन्हें एयरपोर्ट के लिए 5 बजे तक निकलना था। बालाज ने अरूश को कह दिया था कि वो उसे उसके घर से पिक कर लेगा। बालाज ऑफिस रूम में बैठा था तब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। हयात की कॉल देकर उसने फ़ौरन कॉल उठाई। हेलो बालाज भाई, क्या आप घर आ सकते हैं? और हमको बहुत तेज़ बुखार है और सर्वर कहीं दूर निकले हुए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हयात ने रोते हुए कहा। तुम फिक्र नहीं करो, अब्दुल्ला के साथ तुम अस्पताल के लिए निकलो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। ओके, बालाज कहता हुआ उठा और तेज़ी से ऑफिस के लिए निकल गया। बालाज रैश ड्राइविंग करता हुआ अस्पताल पहुँचा तो हयात नहीं थी। क्या हुआ यार हमको? बालाज ने परेशानी से सवाल किया। उसे बहुत तेज़ बुखार है भाई, सुबह से बस कनूदगी में है, थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगता है। हयात ने जवाब दिया। डॉक्टर अरहम को चेक कर रहे थे। हयात और बालाज वहीं खड़े थे।
घबराने की बात नहीं है, मौसमी बुखार है, मैं दवा लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह रात तक आराम हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। तो वो दोनों मुतमईन हुए। वो दोनों डॉक्टर के कैबिन से निकले ही थे कि सरवर शाह भी पहुंच गया। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? उसने अरहम को गोद में लेते कहा। मौसमी बुखार है, दवा दे दी है डॉक्टर ने, हयात ने बताया। मैं कल फ्रांस जा रहा हूँ एक मीटिंग के लिए, 2 दिन बाद वापस आऊँगा, तुम अपनी ड्यूटी आवर्स कम करवाओ, हयात और अरहम को कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, बालाज ने सरवर शाह से कहा। जी भाई, मैं कोशिश करूँगा, आप फ्रांस जा ही रहे हैं तो मम्मी से मिलते आइएगा। अकेला होता तो मम्मी फ्रांस में ही होती हैं तो ज़रूर मिलाता, मगर मेरे साथ एक एम्प्लॉई जा रही हैं, इसे मैं बेवजह लंदन तो नहीं लेके जा सकता। बालाज ने सरवर की बात पर जवाब दिया और वापस ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे भाई को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ होती है, सरवर शाह ने कहा। तो हयात ने भी अफसरदगी से सर इस बात में हिलाया था। काश कोई मौजज़ा हो जाए। हयात की बात पर वो उसे देख कर रह गया। बालाज की तरह वो भी अब तक मौजज़े के इंतज़ार में थी। वो उन दोनों को समझा नहीं सकता था क्योंकि दोनों अपनी ज़िद के पक्के थे। किसी की ना सुनकर सिर्फ अपने दिल की सुनना, यही उन दोनों की नेचर थी। रात का वक्त था। नवीद साहब और नरमीन गहरी नींद सो रहे थे कि रोमी के कमरे से आती चीखों की आवाज़ पर वो दोनों हड़बड़ा कर उठे। दोनों तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़े थे। रोमी नींद में थी, मगर नींद में ही बुरी तरह चीख रही थी। उसका जिस्म पसीने में शराबूर था, जबकि माथे पर शिकने थी। नरमीन की आंखें नम हुई। ये पहली दफ़ा नहीं था, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा ज़रूर होता था। नवीद साहब जल्दी से इंजेक्शन लेकर आए और रोमी के बाजू पर लगाया। अगले 5 मिनट में ही रोमी नॉर्मल हो चुकी थी और अब गहरी नींद में थी। क्या फ़ायदा इस सब का, अब तक इसकी तबीयत में कोई बहाली नहीं आई है। मेरा कलेजा फटता है बच्ची को ऐसे देखकर। साल हो चुका है इन दवाइयों को, ये क्यों असर नहीं करती? नरमीन ने रोते हुए कहा। नवीद साहब थके थके से वहीं रोमी के करीब बैठ के दवाइयाँ देती रहनी है। नरमीन, ये दवाइयाँ हम छोड़ नहीं सकते रोमी की। डॉक्टर की बात याद है ना? डॉक्टर ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि ये दवाइयाँ उसे वापस से अब याद करवाएंगी। कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मगर हम उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। ये उसका डरना भी उसकी यादाश्त की वजह से है। जिस दिन वो इस डर से खुद लड़कर बाहर निकल आई, उस दिन इसे सब याद आ जाएगा। नवीद साहब की बात पर वो उनके करीब बैठी। फिर वो हमें छोड़ जाएगी ना? नरमीन की बात पर वह जख्मी सा मुस्कुराए। वो किसी की अमानत है नरमीन, उसे जब सब याद आ जाएगा तब उसे वापस लौटना होगा। नवीद साहब की बात पर वो रोने लगी। हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं ना ये दवाइयाँ नवीद। अच्छा है, ऐसे कुछ याद ना आए, फिर वो हमेशा हमारे पास रहेगी ना? नरमीन ने रोते हुए कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते नरमीन, वो किसी की बीवी है और उसे अपने शौहर के पास लौटना ही होगा, नवीद ने थके थके लहजे में कहा और नरमीन को अपने साथ लगाया तो वो उनके सीने से सर टिकाकर रोने लगी। 1.5 साल से रोमी उनके पास थे। जिस हालत में वो लोग रोमी को लाए थे, उसके बचने के चांसेस 10% भी नहीं थे, मगर उन्होंने उसके इलाज की हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान के बाद वो लोग उसे फ्रांस ले गए थे, जहाँ उसका अच्छा ट्रीटमेंट हुआ था। उन्होंने एक माँ बनकर उसे पाला था और उसका ख्याल रखा था। अभी तो रोमी के लिए उसके माँ बाप यही लोग थे, मगर जब उसकी यादाश्त वापस आनी थी तब उसने वापस अपने अपनों के पास लौटना था। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी यादाश्त कभी भी आ सकती है, मगर कोई टाइम पीरियड नहीं है। साल गुजर चुका था, रोमी को अब तक कुछ याद नहीं आया था, मगर वह सोते में डर जाती थी और चीखें मारने लगती थी। तब नवीद साहब को उसे सुकून का इंजेक्शन देना पड़ता था। वैसे तो रोमी बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर उसका दिमाग उसके साथ हुए हादसे से पहले का सब कुछ भूल चुका था। बालाज अगले रोज ठीक 5 बजे अरूज के घर के बाहर था। उसने गाड़ी का हॉर्न दिया तो अरूज चंद लम्हों में ही एक छोटे से बैग के साथ बाहर आ गई। अरूज, प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स रख ली है ना? बालाज ने सवाल किया। यस सर, अरूज ने जवाब दिया और पीछे बैठने लगी तो बालाज ने उसे रोका। अरूज, आई एम नॉट अ ड्राइवर। बालाज के इस तरह कहने पर वो घबरा कर आगे वाली सीट पर बैठ गई। बालाज गाड़ी जन से भगा ले गया। पाकिस्तान से पेरिस की फ़्लाइट तकरीबन 10.5 घंटे की थी। शाम 7 बजे उनका जहाज़ उड़ान भर चुका था और अब सुबह के 5:30 बजे के करीब वो दोनों CDG एयरपोर्ट पेरिस पर मौजूद थे। पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ये फ्रांस का कैपिटल है और इसे लोग द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जानते हैं। बालाज को पिक करने की करके कंपनी की गाड़ी मौजूद थी। पिक करने के लिए कंपनी की गाड़ी मौजूद थी, जबकि उसे हाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी। 4 गार्ड्स उसके आगे और 4 गार्ड्स उसके पीछे चल रहे थे। अरूज उसकी हमकदम थी और मीर बालाज शाहशाने बेनियाजी से किसी शहजादे की तरह एयरपोर्ट से गाड़ी तक चल के गया था। उसका एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करता था। वो वाइट कलर के फुल फॉर्मल सूट में मलबूस था। पुरकशिश चेहरा जिस पर बला की संजीदगी थी। अरूज ने ब्लू जीन्स पर पिंक लॉन्ग कुर्ती से बेतन किए हुए थी। बालों को ऊंची पोनी में मकीद कर रखा था और मेकअप के नाम पर लाइट पिंक सी लिपस्टिक थी। गले में सिर्फ स्टॉलर को मफलर की तरह ले रखा था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही ठंडी ठार हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। यहाँ इतनी ठंड होगी उसे अंदाज़ा नहीं था। गाड़ी में बैठकर उसने सबसे पहले अपने बैग से कोट निकाल कर पहना था। बालाज शाह जो कि बहुत बड़ा नाम था, तो उसकी रिहाइश का इंतज़ाम भी उसी हिसाब से किया गया था। द रिट्स पेरिस होटल में उनको स्टे करना था। 6:30 बजे के करीब वो लोग होटल पहुंचे थे, तो वहाँ जिस कंपनी के साथ बालाज की मीटिंग थी उसका सेक्रेटरी पहले से मौजूद था। वेलकम मिस्टर बालाज, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। हियर आर द कीज ऑफ योर रूम्स, आई होप यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हियर। उसने मखसूस इंग्लिश एक्सेंट में बालाज को वेलकम किया। थैंक यू मिस्टर जॉन्स, वी विल श्योरली मीट
टुमारो इन द ऑफिस। बालाज के जवाब पर उसने सर खम किया तो बालाज दोनों रूम की कीज़ लेकर वहाँ से वॉकआउट कर गया था। अरूश भी फ़ौरन उसके पीछे गई थी। अरूश, ये रहा तुम्हारा रूम और ये कीज़। मेरा रूम तुम्हारे रूम के सामने है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर फिर भी किसी तरह का इशू हो तो मुझे कॉल कर लेना। बालाज ने अरूश को रूम की कीज़ थमाते हुए कहा। ओके सर। अरूश ने कीज़ ली और रूम खोल कर अंदर चले गए। उसके जाने के बाद बालाज भी अपने रूम में आ गया। सूरज तलू हो चुका था। बालाज ने रूम में आकर अपना कोट उतारा, टाई की नॉट ढीली की और ग्लास डोर खोलकर रूम के अंदर बने टेरिस एरिया में आकर खड़ा हो गया। ठंडी ठंडी हवा उसे टकराई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जीशी, और लबों ने मध्यम सा आवाज़ में पुकारा था। उसने क्या सोच रखा था फ्यूचर को लेकर। वजीर जरीशा को हर एक मुल्क, हर एक शहर घुमाना चाहता था। वैसे तो वो हमेशा जगह जगह सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने ही जाता था। उसने कभी इन जगहों पर घूमना फिरना नहीं किया था, शौक भी तो नहीं था। मगर उसने ये सब जगह जरीशा के साथ घूमने का सोचा था, लेकिन वक्त बदल गया था। इतना मौका मिल ही नहीं सका। वो जरीशा के साथ एक साल भी मुकम्मल नहीं कर पाए थे। पिछले साल जब उसकी और जरीशा की एनिवर्सरी आई थी, तब बालाज ने पूरा कमरा गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया था और वहाँ अकेले बैठकर जरीशा को याद करते पूरी रात गुजारी थी। अब 1 माह बाद उनकी दूसरी एनिवर्सरी आने वाली थी। बालाज ने आंखें खोली, गहरी सांस ली, सिगरेट निकाली और मुँह से लगाई। जरीशा की याद में अब बस यही एक काम रह गया था उसका। अरूश कमरे में आकर सबसे पहले फ्रेश हुई थी, फिर अपनी अम्मी को कॉल मिलाई जो उन्होंने पहली बेल पर उठा ली थी। यहाँ के 7 बजने वाले थे तो वहाँ पाकिस्तान में सबके 4 बजने वाले थे। अम्मी, आप जाग रही हैं? अरूश ने मुस्कुरा कर पूछा। तुम जब तक वहाँ पहुँच ना जाती मुझे कैसे सुकून आता बेटा। तुम बताओ, खैरियत से पहुँच गई हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने सवाल किया। जी अम्मी, मैं खैरियत से पहुँच गई हूँ, कोई भी मसला नहीं हुआ। अरूश ने उन्हें मुतमईन किया और थोड़ी देर और बात करके कॉल कट कर दी। मीटिंग के लिए उन्हें 11 बजे निकलना था तो वो थोड़ी देर रेस्ट कर सकती थी, इसलिए उसने 10 बजे का अलार्म लगाया और कुछ देर सोने के लिए लेट गई। आज उन्हें मीटिंग अटेंड करनी थी और फिर कल रात 3 बजे की फ़्लाइट से वापस इस्लामाबाद के लिए निकलना था, लेकिन अरूश को नहीं पता था कि वह अब इतनी जल्दी इस्लामाबाद नहीं जा सकेंगे। अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था और अल्लाह ताला तो बहुत बेहतरीन नसीब लिखने वाला है। उसने भी अरूश के लिए कुछ बहुत अच्छा लिख दिया था, बस कुन फ़यकून का जलवा देखना था।